चौदह साल पहले करगिल में हुई जंग को लेकर पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ने कभी इस बात को नहीं माना कि इस जंग के पीछे उसका हाथ था, लेकिन इस मामले में अब जो खुलासे हो रहे हैं उनसे ये साबित हो गया है कि सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के नेताओं को भी इस बारे में पूरी जानकारी थी और ये उसकी सोची समझी साजिश थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने करगिल लड़ाई से ठीक पहले 28 मार्च 1999 को खुद एलओसी पार की थी। करगिल युद्ध को लेकर ये बड़ा खुलासा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जनसंपर्क विभाग ISPR के डिप्टी डायरेक्टर रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने किया है। अशफाक हुसैन ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान की नाकामी को लेकर विटनेस टू ब्लंडर नाम की किताब में ये पूरा खुलासा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्नल अशफाक हुसैन साहब जो है, इन्होंने जो किताब लिखी है, ये किताब कारगिल की जंग में जो शरीक अफसरान थे उनके साथ 1-to-1 इंटरव्यूज करके इन्होंने किताब लिखी है। ये इनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। इस किताब में लिखते हैं कि कारगिल ऑपरेशन के मास्टरमाइंड मेजर जनरल जावेद हसन थे। उन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद, जनरल अजीज और जनरल परवेज मुशर्रफ को कन्विंस किया और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। 18 दिसंबर 1998 को पहली दफा पाकिस्तानी फौज के कैप्टन नदीम, कैप्टन अली और हवालदार लालिक जान ने लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर की दुश्मन के इलाके में गए और सूरत हाल का जायजा लेकर वापस आए। कारगिल ऑपरेशन में NLI के अलावा 31 आजाद कश्मीर रेजिमेंट, 24 सिंध रेजिमेंट और FF के अलावा तोपखाने ने भी हिस्सा लिया। 28 मार्च 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने हेलीकॉप्टर पर बैठकर लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर की 11 किलोमीटर अंदर गए और वहां पर ज़करिया मुस्तकर एक मुकाम था जहां पे कर्नल अमजद शबीर साहब इंचार्ज थे और उनके साथ एक रात गुजार के वापस आए। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि परवेज मुशर्रफ ने मार्च 1999 में LOC पार की थी और मई 1999 में करगिल की लड़ाई शुरू हो गई थी। मिलिट्री एक्शन, इंटरनेशनल मिलिटरली एक सिचुएशन जो बिल्कुल हमारे हक में थी। टैक्टिकल ऑपरेशन जिसने इतना कामयाब और इतना जबरदस्त ऑपरेशन के टैक्टिकल ऑपरेशन क्रिएटेड स्ट्रेटेजिक रिजल्ट, ये एक जबरदस्त सक्सेस थी इसकी। उसको अंडरमाइन करना, उसकी नुक्ताचीनी निकालना बिल्कुल गलत है। कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। सर्दियों में वो भी अपनी पोस्टें को छोड़ के वापस चले जाते हैं और हम भी अपनी पोस्टें छोड़ के वापस आ जाते थे। ये एक रिकग्नाइज्ड तरीक़ेकार था। इन्होंने उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की जब दुश्मन वहाँ पर मौजूद ही नहीं था और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। तो जब जनरल साहब ये कहते हैं कि जी इट वाज एन एक्सीलेंट ऑपरेशन, ये एक्सीलेंट ऑपरेशन तो उस वक्त तक था जब तक भारतीय वहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसलिए कि ये मतलब है कि उसमें बर्फ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। कर्नल अशफाक हुसैन की किताब से जहां परवेज मुशर्रफ की असलियत का खुलासा हुआ, वहीं एक और किताब द करगिल कन्फ्लिक्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि नवाज शरीफ को भी करगिल ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी। ये आप जानते हैं डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, ये उनकी किताब है जो मुशर्रफ साहब के दौर में शाया हुई थी। उस वक्त वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की सरबराह थी। इस किताब में उन्होंने ये दावा किया है कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नवंबर 1998 में एक प्रेजेंटेशन दी गई थी इसके बारे में। इसके अलावा इन्होंने इसमें कुछ तस्वीरें शाया की हैं। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 29 जनवरी 1999 को जनरल महमूद और जावेद हसन और कुछ दीगर लोग ये उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब फौजी जवानों से खिताब कर रहे हैं। फिर ये उनका एक ग्रुप फोटो भी है। तो इस किताब में ये कहा गया है जी कि नवाज शरीफ साहब को सारा पता था और फौज की एक अस्करी कामयाबी को सफारती नाकामी में तब्दील किया गया। करगिल की जंग के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और बाद में परवेज मुशर्रफ ने उन्हें हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सवाल उठता है कि अब तक करगिल की लड़ाई पर सफेद झूठ बोलता आया पाकिस्तान अब दुनिया को क्या जवाब देगा।
मुशर्रफ की जितनी बयान है, मेरे ख्याल मात्र एक आदमी है सारी दुनिया में जो ये मानते हैं कि कारगिल एक बहुत बड़ी फतेह थी पाकिस्तान के लिए, जबकि मेरे ख्याल दुनिया के सारे और लोग जिनको इस युद्ध के बारे में पता है वो इसको एक मॉन्यूमेंटल एक हिमालयन ब्लंडर मानते हैं पाकिस्तान का। कर्नल अशफाक हुसैन की किताब से जहां परवेज मुशर्रफ की असलियत का खुलासा हुआ, वहीं एक और किताब द करगिल कन्फ्लिक्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि नवाज शरीफ को भी करगिल ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी। ये आप जानते हैं डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, ये उनकी किताब है जो मुशर्रफ साहब के दौर में शाया हुई थी। उस वक्त वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की सरबराह थी। इस किताब में उन्होंने ये दावा किया है कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नवंबर 1998 में एक प्रेजेंटेशन दी गई थी इसके बारे में। इसके अलावा इन्होंने इसमें कुछ तस्वीरें शाया की हैं, ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 29 जनवरी 1999 को जनरल महमूद और जावेद हसन और कुछ दीगर लोग ये उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब फौजी जवानों से खिताब कर रहे हैं। फिर ये उनका एक ग्रुप फोटो भी है। तो इस किताब में ये कहा गया है जी कि नवाज शरीफ साहब को सारा पता था और फौज की एक अस्करी कामयाबी को सफारती नाकामी में तब्दील किया गया। करगिल की जंग के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और बाद में परवेज मुशर्रफ ने उन्हें हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सवाल उठता है कि अब तक करगिल की लड़ाई पर सफेद झूठ बोलता आया पाकिस्तान अब दुनिया को क्या जवाब देगा। विश्वरूपम फिल्म की जुबान भले ही आज से बदल जाएगी, लेकिन लगता है कि इस फिल्म की राह में अड़चनों की सूरत नहीं बदलने वाली। कमल हासन की ये मेगा बजट फिल्म विश्वरूप नाम से आज से हिंदी के दर्शकों के बीच बड़े पर्दे पर आ रही है। फिल्म पर दक्षिण भारत और खासकर तमिलनाडु में उठे विवाद के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता भले ही बढ़ गई हो, लेकिन देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में फिल्म की राह आसान नहीं है। मुस्लिम संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि फिल्म से विवादित हिस्से हटाए जाने तक फिल्म को रिलीज न होने दिया जाए। हुकूमत उत्तर प्रदेश को चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि मुसलमानों के सेंटिमेंट्स का ख्याल और लिहाज रखते हुए इस फिल्म को कम से कम यूपी में उस वक्त तक ना रिलीज होने दें। खुद सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के भीतर से भी इसी तरह की आवाजें उठ रही हैं। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं। अभी उस पे अभी कुछ नहीं कहेंगे, उस पे हमने नहीं देखी तो क्या बात है। बहरहाल दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से लेकर उत्तर के राज्य उत्तर प्रदेश तक विश्वरूपम का ये सफर बेहद कठिनाई भरा है। जयपुर साहित्य सम्मेलन में दलितों और पिछड़ा वर्ग पर विवादित बयान देकर फंसे समाजशास्त्री आशीष नंदी अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि नंदी के खिलाफ जयपुर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है। उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन आशीष नंदी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए और FIR को रद्द करने की अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हमारा ये मानना है कि मिस्टर नंदी के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स है वो कम्प्लीटली मिसकंसीव्ड हैं। हमने ये कहा है कि एज एन इंडियन, एज ए सिटीजन, एज एन एकेडमिक, मिस्टर नंदी के पास हक है कि वो अपने ओपिनियन बोले। सिर्फ उन्होंने ओपिनियन बोला था, जो उन्होंने ओपिनियन बोला उसके अंदर किसी भी तरीके से ये जो समझदार लोग हैं जिन्होंने उनको सुना हो या जिन्होंने उनका बयान पढ़ा हो, किसी भी तरीके से इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि उन्होंने किसी की निंदा, शेड्यूल ट्राइब की निंदा की है। दिल्ली में बिजली का वितरण करने वाली कंपनियों की खातिर दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने आपकी जेब पर बोझ डाल दिया है। दिल्ली में बिजली की कीमत 1.5% से लेकर 3% तक महंगी हो गई है। कंपनियों की खरीद लागत को पूरा करने के नाम पर नियामक आयोग ने ये फैसला किया है। आयोग ने तय किया है कि दिल्ली में जिन घरों में BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड के जरिए बिजली पहुंचती है, उन्हें अब बिजली 3% महंगी मिलेगी। जो लोग टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के ग्राहक हैं, उन्हें बिजली मौजूदा दर से 1.5% महंगी मिलेगी। बिजली की बढ़ी हुई दरें आज से अगले 3 महीनों के लिए लागू मानी जाएंगी। उसके बाद DERC यानी दिल्ली बिजली नियामक आयोग इसकी समीक्षा करेगा। DERC ने ये बढ़ोतरी 7 महीने के बाद की है। तब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 26% महंगी की गई थी। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर आज यानी शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गडकरी ने आयकर विभाग से एक दिन पहले गुरुवार को ही पेशी का वक्त मांग लिया।
कल शाम को नागपुर में आयकर विभाग के दफ्तर में गडकरी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। गडकरी पर आरोप है कि उनसे जुड़ी कंपनी पूर्ति ग्रुप में कई कंपनियों ने गलत तरीके से निवेश किया है। पीटीआई के मुताबिक गडकरी की ओर से आयकर विभाग को पहले ही उनके सवालों का जवाब देते हुए 25 पन्नों का दस्तावेज सौंप दिया गया था। इस दस्तावेज में पूर्ति ग्रुप की कंपनियों के साथ ही कुछ और कंपनियों से गडकरी के लेन देन का जिक्र किया गया है। खबर ये भी है कि नितिन गडकरी को आज दिल्ली में होने वाली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होना है, लिहाजा उन्होंने आयकर विभाग से एक दिन पहले पूछताछ की गुजारिश की थी। कच्चा तेल निकालने वाली कंपनी ऑयल इंडिया के विनिवेश को मंजूरी देने के बाद आज सरकार इस कंपनी में अपनी 10% की हिस्सेदारी बेच रही है। अभी सरकार के पास ऑयल इंडिया में 78.43% की हिस्सेदारी है। सरकार करीब 6 करोड़ शेयर OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेगी। आज ही ऑयल इंडिया का OFS खुल रहा है। ऑयल इंडिया के ऑफर फॉर सेल का फ्लोर प्राइस 510 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। ये शेयर के मौजूदा भाव से करीब 5.41% डिस्काउंट पर है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाले एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बुधवार को ही ऑयल इंडिया के विनिवेश को मंजूरी दी थी। इससे सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। मिशन 2014 के तहत कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने राहुल गांधी इन दिनों अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर उनका हालचाल पूछ रहे हैं। कल दिल्ली में राहुल गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। राहुल के साथ ये बैठक आज शाम 5 बजे फिर होगी। दरअसल उपाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की पहली औपचारिक बैठक में ही राहुल के सामने नेताओं ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। पीटीआई के मुताबिक बैठक में राहुल ने नेताओं से कहा कि वो अपने मन की बात खुलकर सामने रखें। बस फिर क्या था, कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने साथियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मनमाफिक ढंग से चलाने का आरोप लगा दिया। कुछ नेताओं ने ये आरोप भी लगाया कि बड़े नेताओं को चुनाव में मुंह की खाने के बाद भी पार्टी में प्रमोशन मिल रहा है। नेताओं की शिकायत इतनी ज्यादा थी कि बैठक का तय समय कम पड़ गया और आज यानी शुक्रवार शाम को बैठक जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। भारत दौरे के लिए कल ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम फरवरी के दूसरे हफ्ते में भारत आएगी, जहां उसे 4 टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टेस्ट 22 फरवरी से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम देखिए: माइकल क्लार्क कप्तान, शेन वॉटसन उप कप्तान, जैक्सन बर्ड, जेवियर डोर्थी, उस्मान ख्वाजा, ग्लेन मैक्सवेल, पीटर सिडल, मिशेल स्टार्क, डेविड वार्नर, एड कोवन, मोइसेस हेनरिक्स, नेथन लियोन, मिशेल जॉनसन, जेम्स पैटिंसन, स्टीवन स्मिथ और मैथ्यू वेड। पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL सीजन 6 में भी नहीं खेल पाएंगे। नीलामी के लिए जारी खिलाड़ियों की लिस्ट में एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है। IPL 6 की नीलामी 3 फरवरी को चेन्नई में होनी है। नीलामी के लिए 100 से ज्यादा खिलाड़ियों की लिस्ट जारी हुई है, लेकिन उनमें एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्तों को बहाल करने के लिए BCCI ने पिछले दिनों 3 वनडे और 2 T20 मैच का आयोजन भी किया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर पैदा हुए तनाव का असर IPL 6 पर भी दिख रहा है। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग खेलने के लिए आए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेले बिना ही वापस लौटना पड़ा था।